नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हम 100% निष्पक्ष में आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी। आप सोच रहे होंगे कि हम 100% निष्पक्ष आखिर क्या है, तो ये अब हम आपको समझाते हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार जो था वो अब खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने आज गुजरात की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। अब चुनावी शंखनाद भी कर दिया गया है, जिसमें और पहले राउंड का मतदान जो है वो 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का भी ऐलान होगा, तो जहां 12 नवंबर को एक ही राउंड में वोटिंग होने वाली है। अब तारीखों के ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कसना भी शुरू कर दिया है। अभी देखना होगा कि सत्ता के सिंहासन पर किसका कब्जा होगा। ये आठ आने वाली 8 तारीख को इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी रणभेरी बच गई है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव पिछली बार की तरह इस बार भी 2 चरणों में ही कराए जाएंगे, जिसमें पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। वोटों की काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी, जिसकी जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. Dignitaries from world over came, and we are going to do 2 more conferences like this. So we'll, by action, continue to show that we are 100% impartial, and whenever the specific instances are there, please bring it. We have given you a challenge on CVGIL, bring it to our notice. If we do not respond in 100 minutes, then please ask us that specific question. चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को भार देना भी शुरू कर दिया है और इसी को लेकर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आने लगी हैं। नमस्कार, केम छो? તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને? આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ. તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ. તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ. આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ. આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ. તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ. તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ. બસ એક બાર એક મોકો આપો. जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश. अपने सारे रिबन काटने के कार्यक्रम कर सके। गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस के जो 11 वचन हैं, संकल्प हैं, वो गुजरात की जनता को पसंद भी आ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी पार्टी है जो ऐसे मुद्दे उठा रही है जिन मुद्दों से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, गैस पेट्रोल के दामों का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दे जनता चाहती है। जैसे हमने एक वादा किया कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम प्रणाली जो है नौकरी की, वो समाप्त कर दी जाएगी। यह मुद्दा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हम अपने सकारात्मक कैंपेन के साथ गुजरात के सामने जा रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरी ताकत लगा दी। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, जिसको लेकर बड़ा सवाल ये कि क्या गुजरात में कोई बड़ा बदलाव होगा
या फिर बीजेपी का जादू बरकरार रहेगा? वीआईपी न्यूज डेस्क। गुजरात चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी रणभेरी बच गई है। गुजरात में बीजेपी 1995 से लगातार सत्ता में। नरेंद्र मोदी गुजरात के 22वें मुख्यमंत्री बने। लगातार 13 सालों तक इस पद पर बने रहे। लगातार 3 कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने मोदी। गुजरात में आनंदीबेन पटेल पहली महिला सीएम बनी। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को हो रहा है समाप्त और मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। देखिए, गुजरात बहुत अहम हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का इस पर कब्जा है। हालांकि अब यहां पर कांग्रेस तो थी ही, लंबे समय से बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी की जिस तरह से यहां पर एंट्री हो रही है, तो ये संभावनाएं जरूर तलाशी जा रही कि ऐसा नहीं मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए। अब इसी पर हम चर्चा करते हैं। कई मेहमान भी हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ राम पांडे जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही जयेंद्र सिंह सोमवंशी जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल यहाँ पर सत्येंद्र जैन जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, मिल रही है आपकी आवाज। जी सत्येंद्र जी, सवाल ये है, तैयारियां बहुत जोरों पर हैं और क्या लगता है इस बार जो पिछला जादू भारतीय जनता पार्टी जो 27 सालों से चलाती हुई आ रही है, वो बरकरार रहेगा? देखिए राजेश जी, बिल्कुल ये जनता का, ये भारतीय जनता पार्टी का जादू ना कहते हुए मैं कहूंगा जनता का आशीर्वाद, गुजरात की जनता का जादू है जो हमको मिल रहा है और ये निसंदेह मिलता रहेगा। और इसलिए भी कि देखिए, हमने जो वहां पर काम किया हुआ है और उस काम के कारण से हमारे को हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता आशीर्वाद दे रही है, आगे भी देगी। आपने देखा अभी बहुत सारे लोगों ने एग्जिट जो प्री पोल असेसमेंट किया हुआ है, काफी सर्वे आए हुए हैं, उसमें भी देखा है आपने कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता आशीर्वाद देने जा रही है। लगभग 160 सीट का जो बता रहे हैं कुछ चैनल्स को, और पूर्ण 182 सीटों में से बहुत सारी 182 सीट से 160 सीट का कुछ चैनल्स ने भी सर्वे में दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 150 प्लस सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। चलिए, निश्चित रूप से। लेकिन मुद्दे क्या है, किस मुद्दों को लेकर अब बीजेपी जनता के बीच में है? हिंदुत्व का मुद्दा है या फिर जनहित से जुड़े हुए कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा जो है जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं, विकास के कार्यों की बात होती है, तो वो हमारा मुद्दा रहता है। और हम उसी पे विकास के, जनता के विकास के कार्यों की, कल्याण की बात करके ही हमेशा आशीर्वाद जनता दे रही है और आगे इस बार भी देगी। चलिए राम पांडे जी, आपके पास आऊंगा। जिस प्रकार से राजेश जी वहाँ पर हमने विकास की जो गंगा बहाई है, साबरमती नदी का जो सौंदर्यीकरण किया हुआ है, आज आप देखेंगे अहमदाबाद जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही अलग तस्वीर नजर आती है। रो फेरी चल रही है, वाटरवेज बनाए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ाया हुआ है। और आप देखिए जिस प्रकार से गुजरात का जो विकास हुआ है, जिससे डबल इंजन की सरकार और जो विकास कार्य, उन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राम पांडे जी, 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और लगातार आप इतने ही समय से विपक्ष में बैठ रही है आपकी पार्टी। पिछले साल कहीं ना कहीं जरूर ये कहेंगे कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग रह गए। इस बार अब आपको ये क्यों लग रहा है कि आप यहाँ पर वापस सरकार बना लेंगे? क्योंकि कांग्रेस की हालत जो देखने को मिल रही है, आपके पार्टी के कई दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े नेता, युवा नेता जिनकी बात की जाती थी, हार्दिक पटेल की बात कर लें या फिर वो जयेश ठाकुर की बात कर लें, तो ये कई दिग्गज नेता थे जो आपकी पार्टी को छोड़कर अब ये खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये साउंड डिस्टर्ब कर रहा है आपके साइड से। एक मिनट में ठीक करवाता हूँ, कोई तकनीकी खराबी हो तो। जी, अब आवाज आ रही है? बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। यदि ठीक हो जाए तो आपकी भी आवाज आ रही है और उधर से म्यूजिक की भी आ रही है। ठीक है, ठीक।
हेलो, आप ठीक है सर? नहीं, ठीक नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू करता हूँ मैं। चलिए, सवाल सुन लिया आपने राम जी? हाँ, सवाल सुनने के, लेकिन बैंड लगातार बज रहा है म्यूजिक का आपके थोड़ा साइड सा से। कम करवाता हूँ, चलिए हाँ हाँ हाँ। बोलिए सर, आप ठीक है? नहीं नहीं, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है कुछ साउंड। तकनीकी खराबियां हैं, पीसीआर टीम से चाहूंगा जरा इसको ठीक कीजिए। राम पांडे जी तक आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। चलिए राम जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। आपके पास से कुछ जी दिक्कत आ रही है, पहले वो ठीक करवाता हूँ, जी फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। जी हमारे जी। साथ यहाँ पर जयेंद्र सिंह सोमवंशी जी बने हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से। जयेंद्र जी, आप तक आवाज क्लियर पहुंच रही है? बिल्कुल, आवाज मुझे आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। जी, मेरा आपसे सवाल ये है, 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है गुजरात में। अब आपको ऐसा क्यों लगता है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला देखने को हमेशा से मिलता रहा, अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि यदि आम आदमी पार्टी की वहां पर एंट्री होती है तो मामला त्रिकोणीय हो जाएगा? बिल्कुल, वहाँ मामला त्रिकोणीय तो नहीं कहा जा सकता। वहाँ तो मामला तो अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस कहीं भी रेस में नहीं है। और 27 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी का कब्जा है, मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अब जो कब्जा रहेगा वो आम आदमी का कब्जा रहेगा गुजरात के अंदर। अब वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा की राजनीति होगी, न कि धर्म जाति की राजनीति होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी आपके यहाँ जो अतिथि आए हैं वो लगातार विकास की बात कर रहे थे, तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने विकास देखा। उनका मोरबी पुल उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। किस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हावी है, किस तरीके से वहाँ चीजें हैं। तो अभी सबसे मुक्ति का समय आ गया है और 1 तारीख को वोट पड़ेंगे पहले चरण के, 5 तारीख को दूसरे चरण के, और 8 तारीख को रिजल्ट हो जाएगा। और 8 तारीख को आप देख लीजिएगा कि आम आदमी का राज आएगा गुजरात के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर आया, जैसे पंजाब के अंदर आया है। जयंत सिंह जी, बड़ा ही गजब का कॉन्फिडेंस देखने का मिल रहा है आपका। पंजाब और दिल्ली की बात अलग हो जाती है सर, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद का क्षेत्र है, वो इतना आसान नहीं होगा गुजरात को भेद पाना। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी को भी अगर बनाया है, जनता ने बनाया है, समझ रहे हैं ना। तो मैं क्या तैयारी है आपकी? चलिए, तमाम तरह के मुद्दे तो आप लेकर आ गए, विपक्ष का काम है निशाना साधना। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आप जो वहां हमारे पर? मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे जो है हमारे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यही मुद्दे हमारे, जो हमारी पार्टी वही जो है मूलभूत दिल्ली मॉडल सुविधाओं से। बताकर आपको लगता है कि आप गुजरात जीत लेंगे? जी, दिल्ली मॉडल बताकर आपको लगता है कि आप गुजरात जीत लेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम गुजरात जीत लेंगे, निश्चित है। वहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। चलिए, बधाई हो आपको। आप खुद बहुत देख बहुत लीजिए, शुभकामनाएं मतलब हमारी स्थिति वहाँ आपके बिजली साथ, हो, आपका कुछ भी सड़क कॉन्फिडेंस हो, बहुत अच्छा बहुत लगा। खराब स्थिति है, चलिए, स्कूल हो। राम पांडे जी आपके पास आऊंगा सर। सर, मेरा वही सवाल है, क्योंकि देखिए, आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहाँ है, वो अलग बात है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार दमखम से दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी अब एंट्री मार रही है, मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आपकी पार्टी के कई युवा दिग्गज नेता भी हैं, जयेश ठाकुर की बात की जाए, हार्दिक पटेल की बात की जाए, जिनके पिछली बार के चुनाव में जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी गई थी, राहुल गांधी के खास माने जा रहे थे, अब वो तक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, 2014 के बाद कांग्रेस के बारे में हर चुनाव में यही बोला गया है कि कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है। चाहे कांग्रेस ने राजस्थान का चुनाव जीता हो, छत्तीसगढ़ का जीता हो, मध्य प्रदेश का जीता हो, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही, 2014 के बाद यही बोला गया कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता काम नहीं कर रहा है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस ने चुनाव जीता हो या हारा हो। अब हम आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी। कोल घोटाला, 2G घोटाला, लोकपाल, रामदेव जी का काला धन, ये 4 चीजें ऐसी थी कि कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से बदनाम किया गया। और ये चारों चीजें आज जनता के सामने आ चुकी हैं कि लोकपाल से किसी का कोई लेना देना नहीं है, रामदेव जी काले धन पर चुप हो चुके हैं, 2G घोटाला, कोल घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये हवा में बना दिया गया है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में घुसने का मौका मिल गया, जिसके केजरीवाल जी ने पार्टी स्टार्ट करने के पहले कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। वही बात पंजाब में हुई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और अमरिंदर सिंह जी जो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं,
उनके कारण और वहां के कई इश्यूज ऐसे थे कि कांग्रेस को पंजाब के अंदर बुरी तरह से बदनाम कर दिया गया। गुजरात में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी अपने कई मुख्यमंत्री बदल चुकी है और जैसे हम पिछले बार की बात करें तो मोदी जी ने कहा था कि सी प्लेन चलेगा। सी प्लेन बंद पड़ा हुआ है। गुजरात चुनाव जीत गए, सी प्लेन बंद। अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन बंद। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब आपके सामने ही है। गुजरात में शराबबंदी है। 2022 में शराब पीने से 40 लोग मर गए। 25,000 करोड़ का जो ड्रग्स है पूरे देश में गुजरात से सप्लाई होता है, गुजरात पे पकड़ा जाता है। पांडे जी, 27 साल से आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही 27 है। सालों के कई गंभीर आरोप आपने लगा दिए, इसके जवाब सत्येंद्र जी से ले लेंगे, लेकिन पहले ये बता दीजिए, आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जिस दमखम से जुटी, अभी दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। ना कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी आए सामने, ना बीजेपी की तरफ से, तो इतनी देरी क्यों? जी सवाल। हेलो जी, मेरी आवाज नहीं पहुंची क्या आप तक? जी सवाल किससे है आपका? सवाल मेरा आपसे राम पांडे जी, कितने प्रत्याशी मैदान में? अभी तक किसी की घोषणा नहीं हुई। लगी हुई है। ये अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है। अब आम आदमी पार्टी 1 साल पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दे तो ये तो जरूरी है कि 1 साल पहले कांग्रेस भी करे। ठीक है, तो एक कॉमन प्रोग्राम जो होता है वो आचार संहिता लगने के बाद ही प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं। तो ठीक है, आम आदमी पार्टी ने पहले कर दिए। आम आदमी पार्टी का ये अपना फैसला है, भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है। बात है जो इश्यूज है, गुजरात के जो प्रॉब्लम्स है, जो गुजरात मॉडल को एक पूरे देश में बताया गया था, वो गुजरात मॉडल 8 साल में जनता के सामने आ चुका है। गुजरात में गरीबी में, कुपोषण में ठीक है, कई जिले गुजरात के ऐसे हैं। आप ही के पार्टी के जो युवा नेता हैं जो ये सब बातें, एक मिनट, ये बीजेपी की विचारधारा से जो अलग हट के बात की जाती थी, आप ही के पार्टी के नेता इस तरह की बातें करते थे, अब उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पसंद आने लगी, तब तो वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 के बीच केंद्र में हमारी सरकार थी, हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे। उन 10 सालों में कांग्रेस पार्टी का, प्रदेश का, राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता पार्टी छोड़कर क्यों नहीं गया? 2014 के बाद ही क्यों जा रहे हैं छोड़कर? उसका सबसे बड़ा कारण है, अरे 2017 में तो आपके साथ थे सर। पैसा देना, सीबीआई, इनकम टैक्स, 2017 की बात कर रहा हूं मैं, केंद्रीय मंत्री 2017 की बात, दमखम से लड़े, मुख्यमंत्री का लालच। 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस पार्टी का कोई नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया। चलिए, अब साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई जा रही है, अब आप जो देश में भ्रष्टाचार और घोटाला भरपूर मौका दे रही है। सत्येंद्र जी, कई गंभीर आरोप यहाँ पर राम पांडे जी के और साथ ही जैन सिंह जी जो बात कही, यहाँ पर मोरबी पुल एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और ये एक बड़ा कलंक माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। ये विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय, 135 लोगों की जान चली गई थी। हाँ जी, देखिए राजेश जी, मैं बता दूं आपको, जनता के बीच में सारी चीजें हैं, सब है, किस प्रकार से किस पार्टी का क्या पिक्चर है, हम लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो जनता बहुत प्रबुद्ध है, बुद्धिमान है और जनता को सब पता रहता है। और आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव हुए अभी, और 5 राज्यों में ये सारे मुद्दे जो अभी आप कह रहे हैं, ये सारे मुद्दे हमारे विपक्षियों ने उठाए थे। कांग्रेस ने उठाए थे उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस की 400 सीटों पर लड़े और 387 सीटें पर इनकी जमानत जब्त हुई। लगभग 80 लाख रुपए का वेस्टेज हो गया, जो चुनाव आयोग के अंदर जमानत राशि जब्त हुई। अगर कांग्रेस उस पैसे से जनता का कल्याण भी कर सकती थी। और उत्तराखंड के अंदर जो चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 35 सीटों पर चुनाव लड़ा और 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत भी जब्त हुई। ये जमानत जब्त हमने नहीं कराई, ये भारत की जनता जो है, वहाँ की जो राज्यों की जनता है, उनका आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो जीतता है।
तो आप देखिए वहां पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। गोवा में भी आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा हाल हुआ, वहां भी जमानत जब्त हुई। तो ये सारे बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, सारे मुद्दों पर भी भारत की जनता ने या 5 राज्यों की जनता ने भाजपा को अभूतपूर्व उसका प्रतिशत दिया। कांग्रेस का तो पंजाब अकेला था, तो पंजाब भी इनके हाथ से निपट गया, चला गया। और अभी देखिए गुजरात में भी ये कह रहे हैं, अभी आपने सुनाया था भाई कांग्रेस प्रवक्ता की, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट वाला फंडा नहीं लेके आएंगे, परमानेंट करेंगे सारा। और अभी राजस्थान में इनकी सरकार चल रही है और वहां पर ये अभी कह रहे हैं अरुण जो गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, वो कह रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। तो एक राज्य में कांग्रेस की पता नहीं क्या नीति होती है, इससे जनता समझती है, हमें कहने की जरूरत नहीं होती है कि जब एक राज्य में संविदा पर रख रहा है और दूसरे में गुजरात में कुछ है नहीं, आपकी जमीन नहीं बची, तो वहां पर आप कह रहे हो कि हम परमानेंट करेंगे हमेशा। तो ये जानते हैं। और मोदी जी, और हमने कहा 10 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने वाली है मोदी गवर्नमेंट। और आप देखिए चुनावी वादे हैं वो तो अपनी अपनी तरफ से किए जाएंगे, वो तो जनता पर कौन जनता का भरोसा जीत सकता है ये देखने वाली बात होगी। सत्येंद्र जी ये बताइए, चुनाव तारीखों की ऐलान को लेकर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। हिमाचल के चुनाव का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन गुजरात के चुनाव का ऐलान नहीं किया गया, इसको क्यों रोक दिया? इसको लेकर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। मोदी जी की सभाएं करवाना बाकी रह गई थी, इस वजह से डिले किया है। देखिए किसी को अगर ऑब्जेक्शन हो रहा है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते, चुनाव आयोग ने किया। और अगर आप अपनी सभाएं कर लीजिए, आपको किसने रोका है? किसी भी पार्टी को मैं तो कहता हूँ बहन जी आ जाए वहाँ बंगाल से, वो भी अपनी सभाएं कर लें। स्टालिन आ जाए वहाँ दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, वो कर लें अपनी सभा। केसीआर आ जाए, कोई भी आ सकता है। ये चुनाव आयोग का निर्णय है, चुनाव आयोग ने किया है। अगर और चुनाव आयोग ने आज बड़ा अच्छा निर्णय दिया कि देखिए चुनाव आयोग आज से नहीं पहले से था, और जब कोई पार्टी दल चुनाव जीत जाता है तो उसका ईवीएम पर आरोप बंद हो जाता है। नहीं तो अगर हार जाता है तो ईवीएम का रोना रोते हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, और दक्षिण भारत के राज्य देख लीजिए, जहां पर भी जो विपक्षी जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है। आज ये चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही कहा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ कह नहीं सकती है। तो शासकीय संस्थाएं उन्होंने करा, आपको लगता है आप अपनी बैठकें कर लीजिए, अपनी सभाएं कर लीजिए। चलिए लौट रहा हूँ जयंत जी। दूसरी बात, एक और 10 सेकंड और दीजिए राजेश जी, जल्दी से। जो मेरे मित्र राम जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद से टूट रही है और प्रलोभन दिया जा रहा है, तो मैं बता दूं शरद पवार जो हैं कांग्रेस पार्टी से टूटे, कब टूटे थे? और ममता बनर्जी कब टूटी कांग्रेस पार्टी से? तो ये सभी को पता है, देश की जनता जानती है। जब से कांग्रेस का ब्रेकडाउन होता रहा है, जब से बनी है, और सैकड़ों बार कांग्रेस टूटी है। और कांग्रेस का विखंडन जो हुआ है वो नाभिकीय विखंडन से ज्यादा तेज गति से हुआ है। इसका जवाब मैं राम पांडे जी से ले लूंगा। राम पांडे जी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन लौटूंगा राम पांडे जी आपके पास। इससे पहले मैं जयेंद्र जी आपके पास जाऊंगा। भाई आप ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर सरकार बनाने वाले हैं। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी, तो बोल क्या आप मुफ्त की रेवड़ी के माध्यम से ही, उसकी जरिए से ही आप सरकार बना लेंगे गुजरात में? बिल्कुल। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुफ्त की रेवड़ी जो शब्द इस्तेमाल किया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये मुफ्त की रेवड़ियों के सिर्फ सांसदों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए? ये तो जनता को मिलना चाहिए ना। उसको फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री में स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए फ्री में। नहीं, ये हम तो फ्री बांटेंगे, पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए? पैसा कहाँ से आएगा? जैसे पंजाब में आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, हमने दिल्ली में करके दिखाया है ना, है ना। भ्रष्टाचार पूरा खत्म होगा तो पैसा अपने आप आएगा। अब देख लीजिए आप लगातार जिस प्रकार से पंजाब में जो भ्रष्टाचार था, आज पंजाब में एक एक करके हम अपने जो हमने वादे किए थे वो लगातार पूरे कर रहे हैं। दिल्ली में हमने जो वादे किए थे वो पूरे कर ही रहे हैं लगातार। ये तो बताना वहाँ भी पैसा आ रहा है ना, लगातार बजट भी बढ़ता जा रहा है। आपकी आवाज ब्रेक हो रहा है। कोर्ट ने तक इस मामले का संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग को ये कहा गया है कि जो आप लोग जो घोषणाएं करते हैं, जो भी राजनीतिक दल जो घोषणाएं करेंगी जिसमें ये मुफ्त की योजनाएं होती हैं, तो उसमें सारी डिटेल आपको वहां पे शो करनी पड़ेगी कि कहां से पैसा आ रहा है। राम पांडे जी जवाब दीजिए सर। कई गंभीर आरोप आपने लगाए थे, सत्येंद्र जी ने उसका जवाब दिया। आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जल्दी से बोलिए सर, समय खत्म हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठना। मैंने क्या कहा था,
2004 से 2014 के बीच में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नेता सोनिया और राहुल गांधी थे, कोई छोड़कर नहीं गया। इन्होंने दो नाम गिनाए, शरद पवार और ममता बनर्जी। दोनों उसके पहले गए थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होती है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमारे नेता थे 2004 और 2014 के बीच में। बात ये कर रहे थे कांग्रेस यहाँ हार गई, वहां हार गई, पंजाब में आपकी जमानत जब्त, केरल में आपकी जमानत जब्त, तमिलनाडु में आपकी जमानत जब्त, आंध्र प्रदेश में जमानत जब्त, तेलंगाना में, झारखंड में, उड़ीसा में, ऐसे कई प्रदेश हैं। आज हिंदुस्तान के आधे प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त है, और ऐसे ज्यादातर प्रदेश है जहां आपकी खरीद फरोख्त की सरकार बनी हुई है। 50 करोड़, 100 करोड़, और अब तो 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ विधायकों के पास से निकल रहे हैं। प्रदेश सरकारें जब छापा ये कौन से बीजेपी विधायक के पास से पैसा निकल सर? निराधार आरोप। चलिए छोड़िए, राम पांडे जी सबूत नहीं, तो ये निराधार, बगैर तथ्यों के सर। आप ये बताइए राम पांडे जी, सिलेंडर 1200 में क्यों आ रहा है? चलिए राम पांडे जी, 1200 का सिलेंडर 1200 में क्या आ रहा है? गुजरात में मुद्दा ये रहेगा, बिल्कुल महंगाई मुद्दा है, आप विपक्ष में हैं, इस मुद्दे को आप भुनाइए, जोर शोर से भुनाइए। 55 रुपए का डीजल 95 रुपए में क्यों मिल रहा है? विपक्ष, ये गुजरात में मुद्दा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? ठीक है, अहम मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं ये। आप मुद्दे उठाइए सर, मुद्दे उठाइए, विपक्ष की जिम्मेदारी है राम पांडे जी, राम पांडे जी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल क्यों खड़े होते हैं, ईवीएम पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? राम पांडे जी, राम पांडे जी, फोटो खिंचा रहे हैं, राम पांडे जी, राहुल गांधी जी ने मना कर दिया, मैं लाशों पर राजनीति नहीं करूंगा सर। सुन तो, ये लाशों के ऊपर भी फोटो खिंचाने जा रहा है। प्रधानमंत्री का काम होता है पूरे देश को देखना। प्रधानमंत्री 6 दिन से गुजरात में पड़े हुए हैं, ये पूरे देश की इनको चिंता नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और ये जो पुल टूटा हुआ है ये जीता हो गया सर, हो गया, भ्रष्टाचार का उदाहरण हो गया। राम पांडे जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, पांडे जी, जीरो टॉलरेंस है। पांडे जी सर सुन लीजिए, सारी बात सुन ली आपकी, और आप विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी है और आपके अधिकार है कि इन सब मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएं और आवाज उठाएं। मैं इसके लिए कुछ नहीं, मेरा सवाल आपसे यह भी है कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर आप लोग सवाल खड़े करते हैं। अगर आप लोग कहीं हारे तो ईवीएम खराब है, और राजस्थान छत्तीसगढ़ में ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता JVL नरसिम्हा ने पूरी किताब लिखी है कि ईवीएम में छेड़छाड़ से चुनाव जीते जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के तो वही पूछ रहा हूँ सर, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जहां से राहुल गांधी जहां से सांसद है वहां पर ईवीएम में छेड़छाड़ से पार्टियां चुनाव जीतती है। ये भारतीय जनता पार्टी किताब लिख चुकी है। और जब ईवीएम में छेड़छाड़ होती है तो वोट भाजपा को ही क्यों जाता है? जब भी ईवीएम में गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी पाई जाती है, तो वोट भाजपा को ही क्यों जाता है? सवाल ये है, छत्तीसगढ़ में जो वोट गया वो भाजपा के पास गया, छत्तीसगढ़ में जो वोट गया वो भाजपा के पास गया, राजस्थान में जो वोट गया वो भाजपा के पास क्यों नहीं गया? वायनाड में अगर राहुल गांधी सांसद का चुनाव लड़े, वहां ईवीएम खराब नहीं थी, वहां वोट क्यों नहीं गया? ठीक है, कोई जवाब नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय खत्म होता है, माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज से चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। मुकाबला इससे पहले तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त हुआ करता था, लेकिन आम आदमी की पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना दिया है। ऐसे में यह संभावनाएं अब जताई जा रही है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। बहुत दिलचस्प होने वाला है, देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।